तो आज के इस वीडियो में हम क्रैश कोर्स ऑफ फिजिक्स फॉर एसएससी एंड ऑल अदर एग्जाम उसका पार्ट 7 पढ़ेंगे। जो भौतिक विज्ञान का हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं उसका ये भाग 7वां है। तो आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। अगर आप एसएससी या और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले जिसमें सामान्य विज्ञान क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए ये पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इसके पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो ये उसका 7th पार्ट है। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में सबसे हम पहले बताएंगे आपको जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था वो क्या था, फिर गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बताएंगे, फिर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है कि गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन बहुत बार पूछे जाते हैं कि परिवर्तन कैसे होते हैं। जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं या पृथ्वी सतह से नीचे की ओर अगर हम जाते हैं तो परिवर्तन जी में क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, वो सब देखेंगे। वो इक्वेटर पे क्या होता है हाल, अगर हम पोल पे चले जाएं, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल पे चले जाएं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे चले जाएं, तब क्या होगा जी के मान में। अगर हमारी पृथ्वी घूर्णन गति तेज हो जाए, मतलब तेज जी से घूमना शुरू कर दें, मतलब टाइम पीरियड उसका कम हो जाए या वो धीरे धीरे घूमे, तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब में आपको पूरी जानकारी वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब इसकी ट्रेडिशनल जो परिभाषा है वो देख लीजिए। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों जिनके पास द्रव्यमान है, ठीक है, पिंड है तो द्रव्यमान तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे पहले इसको छोड़िए, सबसे पहले ये जानिए हमारे ब्रह्मांड में अगर दो द्रव्यमान की वस्तुएं हैं तो वो आपस में आकर्षित करेंगी एक दूसरे को। उनके बीच में कौन सा बल होगा, केवल एक ही नेचर का बल होगा, एक ही प्रकृति का बल होगा, वो आकर्षण का, प्रतिकर्षण का नहीं होगा, ठीक है। वो आवेशों में होता है। जब आवेश हम आपको पढ़ाएंगे चार्ज के बारे में तब बताएंगे। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान में एक ही टाइप का बल होता है, वो भी आकर्षण का। अब देखिए इसका मतलब क्या है, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम ये क्या कह रहा है, ब्रह्मांड में दो वस्तुएं हैं जिनका कुछ द्रव्यमान है, m1 है और ये m2 है। इनके बीच की दूरी मैंने मान लिया अभी कितनी है, r। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये कह रहा है कि इनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को खींचेंगे, आकर्षण बल लगेगा, वो क्या होगा, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा, m1 m2 के समानुपाती, और इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो ये जो समानुपाती का निशान है, ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये हट के क्या आ जाता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G आ जाता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और जो कैपिटल जी होता है इसे कहा जाता है सार्वत्रिक नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। इसका जो मान होता है वो एक्सपेरिमेंट से निकाला गया। इसका मान आपको याद करना है, ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए जी, बाकी सबको इधर ले जाएंगे, जी एफ मतलब क्या हो जाएगा, एफ का मतलब हो जाएगा न्यूटन, ये इधर आएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। जब ये किलोग्राम है ये भी किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर क्या होगा, नीचे आएगा तो ये किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो जी का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये हो जाएगा मात्रक कैपिटल जी का। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हो जाएगा। तो ये आपको मालूम हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप यहाँ पर हैं, ये आप हैं, ये और कोई है, दो पर्सन है, आपका भी कुछ द्रव्यमान होगा, इनका भी कुछ द्रव्यमान होगा, ये कुछ दूरी पर है तो इनके बीच में भी आकर्षण बल लगेगा, इनके बीच में भी आकर्षण बल लगेगा। मगर आप सोच रहे होंगे तो आकर्षण बल लग रहा है तो चिपक जाने चाहिए, नहीं चिपक रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं जो बल है वो जी के भी डिपेंड कर रहा है। जी की वैल्यू कितनी कम होती है, कितनी कम होती है, आप है 45 किलो, ये है 60 किलो, अब मल्टीप्लाई करोगे तब भी देखोगे कितना आएगा, 10⁻⁻10 में ही लगभग रहेगा, जो कि बहुत ही कम है। इतना बल काम आता ही नहीं, इतना बल इतना कम है कि फर्क ही नहीं पड़ता ये, ठीक है। अब ये दिखता कहाँ हमको,
ये दिखता है जब आप छत से कूदते हैं, छत से कूदता है कोई नीचे ज़मीन पर, तब ये बल दिखता है। आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, ये है पृथ्वी। पृथ्वी का मास क्या होगा? बहुत ज़्यादा मास है, ठीक है? आप छत पे यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे मैंने मान लिया, ये यहाँ पे खड़े हैं। आपका मास है m, स्मॉल m, इनके बीच की दूरी है r। अब दोनों के बीच में जो बल लगेगा, क्या लगेगा? F इज़िकल टू कैपिटल G, कैपिटल M-E, अर्थ का मास इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। और मास क्या है आपका? ये भी बहुत ज़्यादा है अर्थ का, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे, बल क्या होता है, फिर बल का जो मान आता है वो नेग्लिजिबल नहीं होता, ज़्यादा बल आता है। बल की वैल्यू जो होती है वो अधिक होती है, तब हमारे ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है? इसलिए हमारे ऊपर फोर्स लगता है, इसलिए हम धरती के सतह से चिपके रहते हैं हमेशा। समझ पा रहे हैं? वहां पे दिखता है बड़े बड़े द्रव्यमानों, बड़े बड़े जो अर्थ हैं, जैसे बड़े बड़े ग्रह हैं, उन पे दिखता है, ठीक है? अब आपको मालूम होना चाहिए, यही आकर्षण बल है जिसके कारण जो हमारी पृथ्वी क्या, बाकी सभी उपग्रह जो है वो संतुलित अवस्था में है। मतलब जो सूरज के और चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ना, ऐसे अर्थ है, बाकी जो भी है वो चक्कर लगा रहे हैं, इसी आकर्षण बल के कारण चक्कर लगा रहे हैं। ये आकर्षण बल लग रहा है केंद्र की तरफ, तो यही आकर्षण बल क्या प्रदान कर रहा है? अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। तो अभिकेंद्र बल ये आकर्षण बल प्रदान कर रहा है, उसी कारण ये गोल गोल घूम रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र के बारे में, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में, तो आपको मालूम हो गया होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, आपने न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा होगा। वो क्या कहता था? अगर किसी वस्तु पर बल कार्य कर रहा है तो वो त्वरित गति करेगी। मतलब इन शॉर्ट में अगर बोला जाए, F इजिकल टू क्या बोला था? m इंटू ए। आप तो जानते ही हैं, आप तो जानते ही हैं। अब ये अर्थ है हमारी, ये हमारी अर्थ है। यहाँ पे कोई पर ऑब्जेक्ट है, मान लिया स्मॉल m का, तो ये क्या करेगी? इस पे बल लगाएगी, आकर्षण बल लगा रही है ना। अगर आकर्षण बल लगाएगी तो इसका मतलब अगर बल है तो त्वरण तो होगा ही होगा। अब ये त्वरण किसके कारण उत्पन्न हुआ है? यहाँ पे बल भी है, त्वरण भी है, और यहाँ पे जो त्वरण है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुआ है, क्योंकि बल भी तो गुरुत्वाकर्षण बल का है। तो उस त्वरण को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे त्वरण बराबर क्या है? बल बटा द्रव्यमान। ये द्रव्यमान कौन सा लेंगे? जिस पर बल लग रहा है, जिस पर बल लग रहा है। अब इन दोनों के बीच में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बल निकालेंगे। इसका मास m e है, तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा? G-m-e-m अपॉन r-e स्क्वायर। ये डिस्टेंस, इसके सेंटर से डिस्टेंस है ना, ये याद रखिए। जो डिस्टेंस लेते हैं ना, तो दो पिंडों के बीच की जो डिस्टेंस लेते हैं, इनके द्रव्यमान केंद्र के बीच की डिस्टेंस लेते हैं। अभी हमने आपको यहाँ बताया था, इसके पहले यहाँ पे हमने आपको समझाया था कुछ, यहाँ पे आपको समझाया था ना, ये डिस्टेंस r ली थी, तो ये डिस्टेंस होगी इसके यहाँ तक, ठीक है? ये वाली डिस्टेंस होगी, ये पूरी डिस्टेंस द्रव्यमान केंद्र तक की डिस्टेंस लेते हैं। तो हमारे पास बल निकल कर आ गया। अब बल है, उस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ उसको मैंने मान लिया स्मॉल g, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण कैसे निकालते हैं? कोई भी त्वरण कैसे निकालते हैं? अब इस पर लगने वाला बल अपॉन इसका द्रव्यमान। अब इसको हमने लिख दिया हो ही, m अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू m, इसके कारण ये कट जाएगा। तो स्मॉल g की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल G-m-e अपॉन आर ई स्क्वायर। ये आ गया आपका स्मॉल g की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया ना आपको? तो स्मॉल g इज इक्वल टू क्या आ गया? कैपिटल G-m-e अपॉन आर ई स्क्वायर हो गया। अब जो अर्थ का गुरुत्वीय त्वरण है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जी तो कांस्टेंट है, वो अर्थ के मास पर डिपेंड कर रहा है और अर्थ के रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, अर्थ के रेडियस पर, ठीक है? अब आप बोलेंगे सर ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस रेडियस थोड़ी ना थी, यहाँ तक रेडियस थी ना, तो ये डिस्टेंस इतनी कम थी, हमने नेग्लिजिबल मान लिया, ठीक है? क्योंकि रेडियस बहुत ज़्यादा है ना अर्थ की, 6400 किलोमीटर है लगभग। तो जो जी का मान होता है किसी भी पिंड के लिए, किसी भी ग्रह के लिए, जी का मान होगा वो क्या होगा? उसके मास और उसके रेडियस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? अब उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब ये अर्थ है, अर्थ सरफेस, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं,
हमारा मास m है, तो हमारे ऊपर हम कितना बोलेंगे, हमारे ऊपर बल कितना लग रहा है, F इजिकल टू क्या होता है, द्रव्यमान इनटू त्वरण, इसलिए हम बोलते हैं डायरेक्ट F इजिकल टू mg बल लग रहा था। ठीक है, हकीकत में बल तो इतना होता है ना, हम क्या करते हैं अब इसकी जगह ये पूरा ना लिखते हुए स्मॉल g लिख देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं हमारे ऊपर बल कितना लग रहा है, m इंटू जी बल लग रहा है। समझ पा रहे हैं, यहाँ से इसका बेसिक उठ के आया है। तो F इजिकल टू mg, ठीक है। अब g का जो मान है वो ये कांस्टेंट है, और अर्थ का जो मास है वो भी तो कांस्टेंट है, और उसका रेडियस भी तो कांस्टेंट है, तो g की जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मगर हम लिखते क्या है इसको, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन में बोल दिया जाता है आपको g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। समझ गए हैं आप? चलिए ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई। अब देखिए इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये है, गुरुत्वीय त्वरण ये चेंज कैसे कैसे होता है, चेंज तो हम पढ़ेंगे जी के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहला जी की सतह से जब ऊपर जाते हैं, या जी की पृथ्वी की सतह से जा तो ऊपर जाइए या तो आप नीचे जाइए, जी का मान कम होता रहता है। ये पृथ्वी की सतह है, ये क्या है, पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाएंगे तब भी जी का मान कम होगा, और पृथ्वी की सतह के नीचे जाएंगे तब भी जी का मान जो होगा वो कम होता जाता है। मगर थोड़ा सा फर्क है, जैसे हम जानते हैं जी इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। सतह पर जी निकाल रहे हो ना, तो सतह से इसके सेंटर की डिस्टेंस रेडियस होगी, अगर ऊपर निकालोगे तो ये डिस्टेंस पूरी लेनी पड़ेगी ना। मान लिया ये हाइट सरफेस से कितनी है, h है, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम ई अपॉन इसके सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस, मतलब इसके द्रव्यमान केंद्र से इसकी डिस्टेंस, ये आर ई रेडियस है और ये h जुड़ जाएगा, तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखेंगे नीचे का जो फैक्टर है ये वाला बढ़ गया है, तो g का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे g की मान में कमी आती रहती है। कैसे कमी आती है, तो मैं बता देता हूँ आपको। इसको लिख सकता हूँ जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, कॉमन ले सकता हूँ, तो ये 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, सरफेस पे जी है, तो जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये आपके काम के नहीं, मगर मैंने आपको समझाने के बता दिया। तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी सरफेस पे और एच ऊंचाई पे इतना हो जाएगा। अगर पूछूं कि जब एच आर ई के बराबर हो जाए, मतलब जो हाइट है यहाँ से ऊपर उतनी ही ऊंचाई पे चला जाए जितना कि उसका त्रिज्या है, जितना कि उसका रेडियस है, तो क्या होगा, एच की वैल्यू आर ई मैंने मान लिया, तो आर ई कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 4 गुना कम हो जाएगा, जी के मान में 4 गुना कम हो जाएगा अगर हम अपने पृथ्वी सतह से उतनी ही ऊंचाई ऊपर चले जाएं जितनी कि उसकी त्रिज्या है, तो जी के मान में 4 गुना का कमी आ जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 9.8/4 हो जाएगा। अब वैसे ही जब नीचे भी जाते हैं तब भी जी के मान में कमी आती रहती है। ठीक है, वैसे ही जी के मान में क्या होती रहती है, कमी आती रहती है। तो आपको ये सब याद नहीं करना, ये सब समझना नहीं है, ये सब फॉर्मूला नहीं, आपको ये बात याद करना है, सतह से जो ऊपर जाए या सतह से नीचे की ये तरफ आए तो जी का मान क्या होता है, कम होता रहता है। अब जी के मान जीरो हो जाता है, जी का मान जो है जीरो हो जाता है जब सेंटर पे चले जाते हैं, जब सेंटर पर चले जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, जी का मान जीरो हो जाता है। मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, ये सेंटर, ये पूरा अर्थ है, सेंटर पे जी का मान जीरो है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे जी का मान बढ़ता जाता है, जी का मान बढ़ता जाता है। यहाँ पे देखिए जो जी का मान है, मैं सेंटर से नाप रहा हूँ, सेंटर से जी का मान प्रोपोर्शनल टू आर होगा। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ना इसके डायरेक्टली समानुपाती होता है, इसके दूरी के डायरेक्टली समानुपाती। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी जी का मान ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, लीनियर बढ़ता जाएगा, मतलब रेखीय रूप में बढ़ता जाएगा। ठीक है, ज्यों ही इस पे पहुंचेगा तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जी डैश मानता हूँ, जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा, जो कि सतह के है। अब जब सतह से ऊपर जाएंगे तो सतह से ऊपर किस पे डिपेंड करेगा, तो ऐसे डिपेंड करने लग जाएगा,
वन प्लस एच अपॉन आर ई के होल स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ये हो जाएगा। अगर मैं ग्राफ टाइप में आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे ये देख हमारा पूरा पृथ्वी है, ठीक है, ये सेंटर है। अब सेंटर पर जी का मान क्या होगा, 0 होगा। ये दूरी है और ये जी में ग्राफ में खींच रहा हूँ। अगर r इज इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पर है तो ये 0 है। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है, जी का मान क्या हो रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता है। जब यहाँ पे है, जब यहाँ पे है ये, तो जी का मान मैक्सिमम है जो सतह पे 9.8 है। यहाँ पे ये कहाँ पे पहुंच गया, उसके रेडियस पे पहुंच गया। ठीक है, समझ पा रहे, थोड़ा मैंने मिला के बनाया इसको, ग्राफ को थोड़ा ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद अगर बाहर जा रहे हैं, आर की वैल्यू आर ही से ज्यादा होती जा रही है, तो ये ऐसे कर्वनुमा हो जाएगा, कर्वनुमा ऐसे कम होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे जी प्रोपोर्शनल होता है 1/1 प्लस एच अपॉन आर ई के, ठीक है, होल स्क्वायर के, ऐसे तो ऐसे से हो जाएगा। ठीक, चलिए जी, अब अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान मैक्सिमम होता है, जी का मान अधिक होता है। हमने आपको बता ही दिया, जो जी का मान होता है वो क्या है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, आर स्क्वायर के बराबर है। अब हम जानते हैं हमारी पृथ्वी गोल तो है नहीं, ऐसे चपटी टाइप की है ना, ऐसे ऐसे है, ये सेंटर है, तो ये वाली जो दूरी अधिक है, ये वाली दूरी क्या है, ये कम है। 21 किलोमीटर का लगभग फासला है ना इस दूरी में, ये 21 किलोमीटर दूरी कम है इससे। अब ये दूरी अगर कम है, हम जानते हैं जितनी कम दूरी होगी जी का मान क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो जी का मान यहाँ पे मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे आप बता सकते हैं यहाँ पे मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से अगर हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आए तो जी के मान में कमी आती रहती है, कमी आती रहती है, बहुत स्लाइटली, थोड़ी बहुत कमी आती है, ज्यादा कमी नहीं आती। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, ये आपको मालूम हो गया। ठीक है, तो ये भी मालूम हो गया, जी का मान मैक्सिमम होता है ध्रुवों पर। अगला पॉइंट, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है वो कम हो जाता है। अब ये देखिए, ये क्या कह रहा है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। अब जब ये तेजी से घूमेगी तो जी के मान में कमी आ जाएगी। मैं बताता हूँ आपको, मान लिया आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे हैं, अब ये ऐसे से गोल गोल घूम रही है, ये आपका रेडियस हो जाएगा। अगर ये गोल गोल घूम रही है तो आप समझ रहे होंगे, आप भी ऐसे से गोल गोल घूम रहे हैं, आप भी यहाँ पे गोल गोल घूम रहे हैं, तो ये आपका सेंटर है, ये आपका क्या है, ये सर्कल का जो आप गोल गोल घूम रहे हैं, जो आपके द्वारा सर्कल बन रहा है, उसका ये सेंटर ये है। हम जानते हैं कोई वस्तु अगर गोल गोल घूमती है तो उसपे सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल भी काम करता है कि नहीं करता, बताइए, करता है। अब अभिकेंद्र बल बढ़ता जाएगा, क्योंकि F बराबर क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर के, अभिकेंद्र बल इसके बराबर होता है ना, एम वी स्क्वायर बाई आर, या इसको लिख दें एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि V बराबर क्या होगा, आर ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा कोणीय वेग होता है, ये आपको बता दिया है हमने, ये बता दिया सब कुछ है। तो v की जगह ये लिख देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, या तो ये फॉर्मूला। इसी से देख लेते हैं, अगर ये तेज घूम रहा है तो v का मान बढ़ रहा है, अगर ये तेज घूम रहा है तो ओमेगा का मान बढ़ रहा है, बात तो एक ही है। अगर ये तेजी से घूम रहा है, v का मान बढ़ रहा है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, बढ़ रहा होगा, वही अपकेंद्र बल भी क्या होगा, बढ़ रहा होगा। तो इस तरफ अपकेंद्र बल जो है वो बढ़ रहा है, तो इसके ऑपोजिट इस दिशा में अगर ये मान लिया थीटा कोण है, तो ये भी थीटा कोण में यहाँ भी इसका कुछ घटक होगा। अब इस डायरेक्शन में अगर बल बढ़ रहा है थोड़ा सा, तो आप देख रहे होंगे कि इस डायरेक्शन में जो इफेक्टिव बल होगा वो कम हो गया होगा, मतलब एम जी जो है वो इफेक्टिवली क्या हो गया, कम हो गया है। एम जी जो है इफेक्टिवली कम हो गया, पहले एम जी फोर्स लगता था सेंटर की तरफ, देखिए सतह पर सेंटर की ओर mg फोर्स लगता है हमेशा, यहाँ पे है तो ये सेंटर की तरफ mg फोर्स लगेगा, यहाँ पे हूँ तो सेंटर की तरफ mg फोर्स लगेगा, क्योंकि आकर्षण बल इधर ही लगेगा ना। तो mg बल जो है आकर्षण का, इफेक्टिवली इसमें थोड़ा पोर्शन कम हो गया है। अगर पोर्शन बल का कम हो गया, अगर बल कम हो गया इफेक्टिवली, तो हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो त्वरण भी कम हो जाएगा, तो त्वरण भी कम हो जाएगा, इसलिए जी का मान क्या होता है, कम हो जाता है। अगर ये धीरे धीरे घूमे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आप, जी के मान में परिवर्तन जो होते हैं, इन पांचों पॉइंटों को आपको याद करना है। 4 पॉइंट ये, एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति अगर कम कर दी जाए तो जी का मान
बढ़ जाएगा। अब जी का मान ये भी पूछा जाता है कितना गुना बढ़ा दिया जाए कि जी का मान जो है वो शून्य हो जाए। अगर इस समय जो घूर्णन गति है उससे अगर हम 17 गुना घूर्णन गति और स्पीड से घुमाने लग जाए पृथ्वी को, तो हम जो है सभी भारहीन चीजें हो जाएंगी। भूमध्य रेखा पर जितनी भी चीजें पड़ी हैं वो सब भारहीन हो जाएंगी सब। ठीक है, सब क्या हो जाएंगी, भारहीन हो जाएंगी। ये भूमध्य रेखा के लिए 17 गुना है, क्योंकि भूमध्य रेखा पे क्या है, जी का मान कम है सबसे ना, यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा और क्या। मगर अगर एग्जैक्ट यहाँ पे पोल पे वस्तु रखी गई है ना, तो जितना मर्जी घुमाते रहो, इस पे जीरो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तु वो तो घूमेगी ही नहीं ना। अगर घूमेगी ही नहीं तो उस पे अभिकेंद्र बल लगेगा ही नहीं। अरे भैया, ये तो घूर्णन अक्ष यही है ना, ये घूर्णन अक्ष है। तो यहाँ घूर्णन अक्ष पे कोई वस्तु होगी वो कहाँ घूमेगी, यहाँ पे होती तब वो गोल गोल घूमती, यहाँ पे थोड़ा ना घूमेगी। घूर्णन अक्ष के पॉइंट पर अगर रखी हो वस्तु, तब ये नियम नहीं लागू होगा, जी का मान उसके लिए जो है वही रहेगा। क्योंकि जी के मान में कमी किसकी वजह से आ रही है, इस बल की वजह से आ रही थी ना। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, लिफ्ट में पिंड का भार। देखिए इसमें 3 पॉइंट है, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है, अगर लिफ्ट रुकी हुई है, लिफ्ट रुकी, सबसे सिंपल है, लिफ्ट रुकी हुई है, या अगर वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, मगर v इजिकल टू कॉन्स्टेंट है। v इजिकल टू क्या है, कांस्टेंट है, मगर मतलब ये त्वरण नहीं है, उसमें क्या है, त्वरण जीरो है, त्वरण जीरो है, ये लिख दिया जीरो है। ठीक है, त्वरण जीरो है या कांस्टेंट चाल से चल रही है या रुकी हुई है, या रुकी हुई है, तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार क्या होगा। तो भैया लिफ्ट में व्यक्ति का भार वही होगा mg। भार और द्रव्यमान में आपको सबसे पहले अंतर जानना है। द्रव्यमान जो होता है वो m होता है, भार जो होता है वो mg होता है। भार एक तरीके से बल है। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर लिफ्ट हमारी रुकी हुई है या लिफ्ट चल भी रही है मगर कांस्टेंट चाल से चल रही है, मतलब त्वरण अगर जीरो है, तो भैया कोई एक्स्ट्रा बल लगेगा ही नहीं। जो हमारे पास बल लग रहा था mg, वही बल लगेगा mg, तो हमारा जो भार रहेगा वही रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब जो लिफ्ट है, अब वो नीचे की तरफ जा रही है, अब नीचे की तरफ जा रही है, मगर इस समय जो वेग है वो नियत नहीं है। नियत होता तो यही कंडीशन हो जाती। अब वेग नियत नहीं है, अब उसमें त्वरण है, त्वरण जीरो नहीं है, त्वरण आ गया है। अब क्या होगा, अब तीसरा जो पूछा जाता है कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है और त्वरण है वस्तु में, मतलब त्वरण नॉन जीरो है, तब अब क्या होगा उसके भार में, अगर लिफ्ट में कोई व्यक्ति हो, लिफ्ट में कोई व्यक्ति हो। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहला आपको समझ में आ गया अच्छे से, दूसरा देख। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। आपने ये महसूस किया है, बस है यहाँ पे, ठीक है, बस है और बस की सीट पर आप बैठे हैं, बस की सीट पर बैठे हैं आप, मान लो बस है। अगर बस अचानक रुकी हुई है, जैसे रुकी हुई है, अचानक आगे की तरफ वो ड्राइवर लेके जाता है तो आप पीछे चले जाते हैं। आपने सोचा है कभी क्यों, जड़त्व का नियम है, जड़त्व के कारण। ठीक है, मगर जड़त्व के कारण उसको हम, अभी तो आपको नियम बताया था, उसको हम अब न्यूमेरिकली और फॉर्मूला से हम बताएंगे क्यों। ठीक है, अब आपको समझाऊंगा अभी क्यों। देखिए, अब जो जड़त्व क्या कहता है कि हमारी वस्तु हम जैसे हैं, मतलब कोई भी वस्तु जैसे है वैसे ही रहना चाहेगी जब तक उस पर एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाते जाए, मतलब अपनी कंडीशन में वो रहना चाहती है। ठीक है, अब ये आगे की ओर इसने फोर्स लगाया, गाड़ी ने आगे की ओर फोर्स लगाया, फोर्स कितना लगाया, m इंटू ए फोर्स लगाया, क्योंकि फोर्स जब है त्वरण तो होगा ही, इतना फोर्स लगाया। अब ये क्या है, जड़त्व के नियम को संतुलित रखने के लिए ये अपने आप को थोड़ा सा पीछे फोर्स लगाएगी, तभी तो अपनी पहले वाली कंडीशन में आना चाहेगी, तभी तो हम पीछे चले जाते हैं। तो पीछे की ओर भी एक बल लगता है, उसे कहा जाता है छदम बल, उसे कहा जाता है सूडो फोर्स। ये फोर्स जो है दिखता नहीं, ये महसूस होता है। ये ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर आप जाएंगे तब आपको महसूस होगा। जैसे आप बाइक पे बैठे हैं, बाइक रुकी हुई है, किसी ने अचानक रेस लगाई, वो बाइक आगे की तरफ गई, आप पीछे चले गए, तो आपको महसूस हो गया ना। तो वो जो महसूस बल हुआ उसे कहा जाता है छदम बल, छदम बल या सूडो फोर्स, छदम बल या सूडो फोर्स। ठीक है, अब वो फोर्स कितना होता है मैं आपको बताता हूं। अगर
ये एफ बल से आगे की तरफ बस जा रही है, तो आप ये निकालिए जो बस का त्वरण कितना है। बस का त्वरण कितना है, ए। अब इसी त्वरण से जो उसके अंदर जितना भी मटेरियल होगा, जितनी भी वस्तु बैठी है, इसी एक्सेलरेशन से उन पे फोर्स लगेगा। तो अब इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस पे व्यक्ति पर फोर्स कितना लगेगा, मैन पर, इस पे फोर्स लगेगा इसका द्रव्यमान इनटू एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण, वो वाला त्वरण जिसके कारण ये सूडो फोर्स जनरेट हुआ है, इसका त्वरण लगेगा। ठीक है, वही बात आ जाती है यहाँ पे लिफ्ट पे। अब देखिए दूसरी कंडीशन को हम स्पेसिफाई करते हैं अच्छे से। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, ए त्वरण से नीचे की तरफ जा रहा है, तो मतलब लिफ्ट पर नीचे की तरफ बल लग रहा है। अब लिफ्ट पे नीचे की तरफ बल लग रहा है, तो मैं अगर यहाँ खड़ा हूं तो मुझे ऊपर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा। उस सूडो फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, एक त्वरण जनरेट होगा। उतना ही त्वरण होगा जितना कि इस लिफ्ट का त्वरण था। अब मेरा द्रव्यमान इतना स्मॉल एम है, तो ऊपर की तरफ मुझे छदम बल कितना लगेगा, स्मॉल एम ए लगेगा। अब जो है नीचे की तरफ मुझ पे पहले से बल लग रहा है, कितना है, एम जी बल लग रहा है। अब जो है ये सतह जो है, अब नॉर्मल बल मुझ पे कितना लगाएगी, मैंने मान लिया एन लगाएगी। अब मैं तो इसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ हूं ना, इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में रुका हुआ हूं, तो मतलब मुझ पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो संतुलित कर रहे होंगे। मतलब ऊपर की ओर लगने वाला टोटल फोर्स इज इक्वल टू नीचे की ओर लगने वाला टोटल फोर्स, मतलब एम ए प्लस एन इज इक्वल टू एम जी। और एन इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी माइनस एम ए। तो एम कांस्टेंट आ गया, जी माइनस ए। तो एन जो होगा वो जो नॉर्मल फोर्स है हमारा इस सतह से, वही है। और वही जो होता है वेट हमें बताता है हमारी वस्तु का वेट कितना है। अगर यहाँ मैं तराजू इस पे रख दूं, तो उस पे तराजू पे टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, एन, मतलब वो रिस्पॉन्स कर रहा है मुझे ना, ये जो रिस्पॉन्स कर रहा है एन कर रहा है, मतलब वो मुझे मेरा भार कितना नाप रहा है, एन के बराबर नाप रहा है। तो मेरा भार कितना नापेगा, एम इंटू जी माइनस ए। अब बताइए मेरा भार कम हुआ कि ज्यादा हुआ, तो मेरा भार जो है वो कम हो गया। याद रखिएगा द्रव्यमान कम नहीं होता, भार कम ज्यादा हो सकता है। द्रव्यमान मेरा यही वही रहेगा, चाहे मैं यहाँ रहूं चाहे मैं पाताल में चला जाऊं, कहीं भी जाऊं मेरा द्रव्यमान वही रहेगा। केवल भार में फर्क होता है, इसमें भार में फर्क पड़ता है। क्योंकि देखिए मैं अगर नॉर्मल खड़ा था तो mg फोर्स नीचे लग रहा था ना, और ऊपर n लग रहा था, दोनों एक दूसरे के बराबर थे, तो मेरा भार जो था n के बराबर था। ठीक है, जैसे ये तराजू पे मैं खड़ा हूं, तराजू का जो सतह है जितना मुझ पे नॉर्मल बल लगा रहा है, मतलब उसकी रीडिंग वही है जितना वो नॉर्मल बल लगा रहा है। तो ये तराजू अगर नापेगा तो मेरा भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। इसलिए अगर आपको कुछ सामान, कोई दुकान ऐसी है जो कि लिफ्ट में है और वो वजन करने वाली है, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो उस व्यक्ति का घाटा हो जाएगा। क्योंकि वो जब नापेगा उसका भार कम ही आएगा। 1 किलो की चीज को बताएगा उसका तराजू 700 ग्राम है, तो घाटा हो जाएगा ना। अगर मगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो आप देखेंगे यहाँ प्लस आ जाएगा, तो उसका मुनाफा हो जाएगा। वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए लिफ्ट जो है आपकी वो ऊपर की ओर जा रही है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सबसे पहले मुझ पे नीचे फोर्स mg तो लग रहा है। अब ये ए त्वरण से ऊपर लिफ्ट जा रही है, तो छदम बल मुझ पे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा, इतना ही त्वरण लग रहा होगा, m इंटू ए। अब नीचे की ओर टोटल लगने वाले फोर्स mg प्लस m, ये ए है ना, एम ए है, mg प्लस एम ए क्या है, छदम बल। छदम बल कैसे निकालते हैं, देखिए जिस वस्तु पर है, जिस निकाय पर हम बैठे हैं, वो कितने बल से जा रही है उसका त्वरण निकाल लीजिए और सेम त्वरण अपने ऊपर लगाइए, और वो भी अपोजिट दिशा में। तो एम ए टोटल बल कितना, एम जी प्लस एम ए। अब टोटल बल इसमें नीचे की तरफ लग रहा, तो ये जो ये है क्या नाम इसका, सतह, सतह भी इस पे ऊपर फोर्स लगाएगी नॉर्मल। अब दोनों फोर्स इक्वल होंगे, दोनों फोर्स संतुलित कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये तो संतुलित अवस्था में, इसके रिस्पेक्ट में, तो इसलिए इस पे, इस सतह पर जितना भी फोर्स लग रहा होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब वो संतुलित कर रहा होगा। तो एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो ओम एम इज इक्वल टू जी प्लस ए हो जाएगा इज इक्वल टू एन। ये नॉर्मल जितना लगा रहा उतना ही ये वेट यहाँ पे होगा हमारा, तो वेट हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। जब लिफ्ट ऊपर जाती है किसी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से या किसी भी एक्सीलरेशन से, मगर एक्सीलरेशन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसको सही सही बोले तो नॉन जीरो एक्सीलरेशन से अगर कोई लिफ्ट ऊपर जाती हो तो उसमें बैठा हुआ
या खड़ा हुआ व्यक्ति का भार बढ़ जाता है, जबकि जब लिफ्ट नीचे की तरफ नॉन जीरो एक्सीलरेशन जाती है तो उसमें खड़े हुए व्यक्ति या बैठे हुए व्यक्ति का जो भार है वो कम प्रतीत होता है। अगर वो लिफ्ट जो है रुकी हुई हो या अगर चल भी रही हो, जीरो एक्सीलरेशन से चल रही हो, मतलब कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से चल रही हो, तो उस पे खड़े या बैठे जो व्यक्ति का जो भार होगा वो वही रहेगा जो उसका हकीकत में है, mg के बराबर। तो आपको समझ में आ गया लिफ्ट का सारा कंसेप्ट। अब एक कंडीशन आती है, देखिए अगर जो लिफ्ट है ये लिफ्ट बंधी होती है किससे, तार से बंधी होती है। अगर तार अचानक टूट जाए तो क्या होगा, देखिए अगर तार अचानक टूट जाएगा तो नीचे गिरेगा। अब नीचे कोई गिरेगा तो ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरेगा ना। अब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जब गिरेगा तो बताइए इस पे एक्सेलरेशन कितना होगा, जी होगा एक ही जगह। अब ये व्यक्ति खड़ा है, इस पे फोर्स तो mg है गुरुत्वाकर्षण के कारण, मगर इसके कारण इस पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा, छदम बल कार्य करेगा। छदम बल कितना होगा, mg ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी g है। और नॉर्मल बल भी ऊपर काम करेगा n, तो ऊपर लगने वाले सारे बल n प्लस एम जी इज इक्वल टू नीचे एम जी, कट गया तो n इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब इसका वेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट में बैठा हो या कहीं भी किसी में बैठा हो और वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही हो, तो उसमें बैठे व्यक्ति या कोई भी पिंड हो उसका भार शून्य हो जाता है। आपने थोड़ा बहुत महसूस किया होगा, जो बहुत बड़े बड़े झूले होते हैं ऊपर ऊपर से जाते हैं, अब जब ऊपर से नीचे आते हैं आपको लगता है मैं उड़ रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जब नीचे आते हैं वो किसी फोर्स से आ रहे होंगे, ठीक है, एमए फोर्स से नीचे आ रहे होंगे, आपको उसको फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ आपके ऊपर। अरे अगर ये जो क्या कहते हैं इसको यार, ये जो झूला है नीचे किसी बल से आ रहा है ना, एम ए बल से आ रहा है या ए त्वरण से आ रहा है, इसके कारण जो छदम बल उत्पन्न हुआ आपका ऊपर की तरफ है और आपका जो बल है एम जी नीचे की तरफ है। तो रिजल्टेंट जो आपके ऊपर लगने वाला बल या आपका भार हल्का महसूस होता है, इसलिए आपको लगता है अरे मैं तो उड़ने वाला हूँ। ये वही कंडीशन है जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है किसी एक्सीलरेशन से। ये आपको होप समझ में आ गया हो। इसके बाद वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां मैं आपको बताऊंगा ग्रहों के जो गति के नियम है, केपलर ने दिए थे तीनों नियम, वो मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम उपग्रहों की बात करेंगे, उनकी कक्षीय चाल कितनी है, प्लान वेग भूस्थायी जो उपग्रह हैं उनके बारे में सब बताऊंगा, वायुमंडलीय दाब के बारे में बताऊंगा, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। और घनत्व तो सब बारे में बता दूंगा। इसके बाद कुल मिला जाएगा, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सारा चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये देख लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियो आपको सीक्वेंस से मिलते रहें। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।